नमस्ते। एसडी कैपिटल की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का जो सेशन है वो भी एक Q&A सेशन रहेगा, बट Q&A सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे जो इंडियन इक्विटी मार्केट का जो करंट सिचुएशन है। सिचुएशन अब ऐसा है कि बहुत लोगों को लग रहा है कहीं ये राइट टाइम तो नहीं है मार्केट को एग्जिट कर जाने के लिए। ऑब्वियसली रीजंस है उसके पीछे, अगर आप इसको देखेंगे तो लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं जो भी ये सिचुएशन अभी इंडिया में अभी चल रहा है और जो कोविड का जो सेकेंड वेव आ रहा है उसकी वजह से। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पैनिकिंग काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, बिकॉज़ जो लोग न्यूबीज़ हैं, जिन लोगों ने सिर्फ साल भर पहले ही जब ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हुआ उस टाइम पे जब उन्होंने मार्केट पे एंट्री करे, वहाँ पे अपने पोजीशंस बनाए, उनको अब लग रहा है कि कहीं उन्होंने गलती तो नहीं कर दी उस टाइम पे मार्केट पे एंट्री करके। अगेन जो कि सीजनड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो कि 5-7 सालों से निफ्टी पे ऑलरेडी ट्रेडिंग कर चुके हैं, उनको पता है कि कि मार्केट अप्स एंड डाउन से जाते हैं, बट वो रिकवर भी होते हैं और फिर वो बाउंस बैक भी करते हैं। बट डेफिनेटली ये जो वोलेटिलिटी है मार्केट में, उसके अगेंस्ट में लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक्ड हैं और सोच रहे हैं कि कहीं, जैसे कि मैंने बोला, कहीं गलती तो नहीं कर दी इस टाइम पे मार्केट पे लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट शुरू करके। हमारी तरफ से हम ये बोलना चाहेंगे कि इतना पैनिकिंग की कोई बात है नहीं अभी। रीज़न भी सबसे पहली ये बात है कि इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इक्विटी मार्केट है, उसका एक खुद का एक स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ की वजह से इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो डेफिनेटली हो रहा है वो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो उसको इन टर्न उसको मार्केट को इतना वोलाटाइल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो सारे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आज हम इस सेशन पे देखेंगे। पहला जो अगर अभी हम डिस्कस करेंगे वो है, अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी एक सेकेंड वेव कोविड का ऑलमोस्ट आ चुका है, राइट। और अगर हम देखेंगे तो ग्लोबली भी सेकेंड वेव काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, लगभग सारे कंट्रीज़ में एक सेकेंड वेव आया है और जो कि काफ़ी ज़्यादा सीवियर रहा। केसेस बहुत ज़्यादा स्पाइक्स हुए हैं। और अगर मैं आपको फिगर्स की बात करूं, लास्ट ईयर अभी जो फ़िलहाल लास्ट वीक अगर देखें तो ऑलमोस्ट 88,000 लोग न्यू पेशेंट्स हर रोज़ कोविड के आ रहे थे। जो अगर लास्ट साल की हम बात करें, जो हाईएस्ट पीक था उस टाइम पे लगभग 95,000 टू 96,000 लोगों को एक दिन में इन्फेक्टेड ये पेशेंट्स का ये रेट था। और अगर आप इसी देखेंगे ग्लोबल पैटर्न को फॉलो करेंगे, रेदर जैसे कि मैंने आपको फिगर्स दिए 88,000 के, अगर हम थोड़ा दिन मतलब बहुत ही कम उस जगह पे हम बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं जहाँ पे वो पीक हम दोबारा हम पहुँच सकते हैं। सो डेफिनेटली इसकी वजह से जो है एक सीवियर सिचुएशन है। एंड अगर आप ग्लोबली भी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ग्लोबली भी अगर आप उसको देखेंगे तो डेफिनेटली जो सारे बाकी कंट्रीज़ है उसमें भी देखने को मिलेगा कि सेकेंड वेव ज़्यादा सीवियर रहा कंपेयर टू दी फर्स्ट वेव, और इंडिया में भी सेम चीज़ हो रहा है। बट दो चीज़ यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। पहला ये कि लास्ट ईयर जब वो पहला कोविड का वेव आया था, तब डॉक्टर्स से लेके मेडिकल स्टाफ से लेके नर्सेस से लेके या जो हम कॉमन लोग भी हैं, हमें कोई आइडिया भी नहीं था कि क्या है कोविड, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, कैसे उसका चलेगा, क्या उसकी इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम चला गया रिसर्च पे एक्सेट्रा। डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं था क्या ट्रीटमेंट करें। बट लकीली अभी का जो सिचुएशन है, डॉक्टर्स को एटलीस्ट अभी पता है कि कैसे कोविड का ट्रीटमेंट करना है। या सबसे बड़ी बात, जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं उनको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुका है, विच वाज अ वेरी गुड डिसीजन कि उनको सबसे पहले वैक्सीनेट करने के लिए, तो वो एटलीस्ट सेफ़ है, तो वो हमारे एटलीस्ट टेक केयर कर सकते हैं। सो डेफिनेटली उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये साल का जो सिचुएशन है इस बार का, आई नो नंबर्स बढ़ रहे, बट एटलीस्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में ही है। सो जो इम्पैक्ट रहेगा कोविड का इस इकोनॉमी में या इंडियन मार्केट पे, वो काफ़ी लेस रहेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर।
वैसा क्यों, वो भी बात करते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो है वैक्सीनेशन ड्राइव, राइट। जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है उसकी वजह से क्या हो गया है, ऑलमोस्ट इंडिया में अगर आप देखेंगे 73 मिलियन लोगों को ऑलमोस्ट वैक्सीन लग चुका था लास्ट वीक तक। ऑब्वियसली इस वीक में और भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड किया गया है। अगर आप बोलेंगे कि 73 मिलियन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में क्या ही होता है, बट अगर आप वो रेट देखेंगे और जिस तेज़ी से हम अपने लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, वो कमेंडेबल जॉब है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, या जो भी इनिशिएटिव है, जो भी हेल्थ वर्कर्स ये कर रहे हैं। साथ साथ अगर आप इस नंबर को सिर्फ कंपेयर करेंगे तो हमने 73 मिलियन लोगों को लगाया है, राइट। अगर आप यूके की पॉपुलेशन देखेंगे तो वो 66 मिलियन होते हैं। अगर आप जर्मनी की पॉपुलेशन देखेंगे तो वो 83 मिलियन है, राइट। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कंपैरिजन पे हम देख सकते हैं कि इंडिया ने ऑलमोस्ट यूके के जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों को ऑलमोस्ट वैक्सीनेट कर चुका है, और थोड़े दिन में जर्मनी के जितने पॉपुलेशन है उतने लोगों को भी वो वैक्सीनेट कर देंगे। सो डेफिनेटली ये साल भी हम एक डेमन से फाइट कर रहे हैं जो कोविड-19 के नाम से आया है, बट एटलीस्ट ये साल हम उस डेमन को जानते हैं जो पिछले साल हम उसको जानते तक नहीं थे कि क्या करना है, कैसे करना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा होपलेस सिचुएशन था लास्ट ईयर कंपेयर टू दिस ईयर। ऑब्वियसली ये रेस अगेंस्ट टाइम है, बट हमें ये भी ये टाइम भी पार करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली ये साल और थोड़ा बेटर है। सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो इस बार उतनी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की और इतनी लॉन्ग टर्म लॉकडाउन की कोई बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली है कि वो हो, और अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत लोकल हो गया या रीजनल लॉकडाउन्स होंगे जस्ट टू मेंटेन द सेफ्टी एंड द प्रोटेक्शन, डेफिनेटली स्प्रेड रोकने के लिए। बट उतनी लॉन्ग टर्म लॉकडाउन होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑब्वियसली उसकी वजह से जो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी में इम्पैक्ट लास्ट टाइम हुआ वो इकोनॉमी पे इस बार उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। सो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहे और इतना पैनिक मत करिए। सेकेंडली ऑब्वियसली अगर आप यूएस भी देखेंगे तो यूएस में भी कुछ चीज़ों की अनफोल्डिंग हो रहा है। साथ में जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी स्टेबलाइज हो रहा है, डॉलर्स का प्राइस बढ़ रहा है, यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। साथ साथ डेफिनेटली वो एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है फॉर इंडिया। रीज़न बीइंग इंडिया का जो एक्सपोर्ट साइड अगर आप देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। रीज़न बीइंग अगर आप देखेंगे तो जो हमारा जो बजट आया था उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। रीज़न बीइंग अगेन कोविड-19 के सिचुएशन की वजह से हमें ये रियलाइज़ हुआ कि स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ चाइना पे डिपेंड करना जस्ट बिकॉज़ वो चीप है, उस पर डिपेंड करने के जो भी इम्पोर्ट्स के लिए डिपेंड करने के लिए ये करेक्ट सिचुएशन या करेक्ट डिसीजन नहीं रहेगा। रीज़न बीइंग ऐसे कुछ भी डिज़ास्टर कोविड-19 की तरह अगर होता है तो सबसे पहले जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, डेफिनेटली वेस्टर्न कंट्रीज़ भी एक नया ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं, और डेफिनेटली इंडिया इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव दे ऑल हैव, राइट। सो डेफिनेटली ये भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर इंडियन इकोनॉमी। डेफिनेटली अगेन जैसे कि मैंने बोला ये पॉजिटिव न्यूज़ है और ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, तो डेफिनेटली बाय 2021 एंड हम देखेंगे कि इंडियन इक्विटी मार्केट एक नया हाई को टच करे डेफिनेटली। वेल अभी क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। अगेन पेपर नोटबुक पे नोट डाउन है, इतने सारे फिगर्स, इतने सारे क्वेश्चंस आपके याद नहीं रहते तो थोड़ा देख के बोलना पड़ता है। सो शुरू करते पहले वाले क्वेश्चन से। किसी ने पूछा, मैंने 40 JSW स्टील बाय किया इन अगस्त 2020। हाँ, आपके यूट्यूब चैनल को रिकमेंडेशंस को फॉलो करके। एवरेज प्राइस 226 रुपीज़, अभी प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया है। क्या अभी इसको होल्ड करें या पोजीशन को क्लोज करें? वेल,
स्टील सेक्टर फ़िलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट साथ साथ एक बुल रन भी है उसके आगे। JSW के लिए जो टारगेट प्राइस है वो है 550 रुपीज़। करेंटली अभी जो JSW का जो अभी ट्रेडिंग हो रहा है वो है 440। यहाँ पे अगर बोलना चाहेंगे कि अगर आपके पास JSW है तो आप उसका टारगेट प्राइस 550 रखिए, बट डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें एट 420 रुपीज़, जस्ट टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, जो शॉर्ट टर्म सिचुएशन कोविड-19 की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें एट 420 रुपीज़। अगर इन केस डिप हुआ, जैसे कि मैंने बोला, इन केस डिप हुआ फॉर कोविड-19 सिचुएशन, क्या होता है ना, हम रिटेल इन्वेस्टर्स मेजरली हमारे जो भी स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम भूल जाते हैं, बट उसके काफ़ी ज़्यादा हैज़र्डस रिजल्ट्स होते हैं। बट प्लीज़ आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉप लॉस पे हमारे कुछ वीडियोस हमने पहले बहुत बार बनाया है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाइए और देखिए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारा डिटेल डिस्कशन स्टॉप लॉस पे मिलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे होता है और क्यों आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, राइट। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। मैं इक्विटी मार्केट में लास्ट 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे ब्रोकर के एडवाइस से मैंने ITC और सीमेंस के स्टॉक बाई किया है। अभी मेरे पास 550 ITC स्टॉक्स है, एवरेज बाई प्राइस 260, और 120 सीमेंस स्टॉक है, एवरेज बाई प्राइस इज़ 1350। क्या मैं ये पोजीशंस होल्ड करूँ या सेल करूँ? वेल, ITC फ़िलहाल जो अभी ट्रेड हो रहा है वो 220 रफली, ये डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि आपने ITC थोड़ा हायर वैल्यूएशन पे ख़रीदा था, बट टेंशन की कोई बात नहीं है। ITC इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, एक ब्राइट फ्यूचर है उसके आगे। सो हम बोलेंगे कि आप फ़िलहाल जो आपका पोजीशन है उसको होल्ड करिए और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें एट ₹170। और डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई डाउन ट्रेंड हुआ उससे बचने के लिए या उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बात करते हैं सीमेंस की। सीमेंस डेफिनेटली एक ग्रेट कंपनी है, ग्रेट फंडामेंटल है, लास्ट के 5 से 10 साल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है सीमेंट ने, और अभी ट्रेड हो रहा है एट ₹1850, ऑल टाइम है एक्चुअली। और करेंटली आपका जो अभी पोजीशन है उसमें आपने 40% अपने प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुके हैं सीमेंट से। हम यहाँ ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस टाइम पे आप अपने 25% ऑफ योर शेयर्स को आप सेल करके, पोजीशन क्लोज करके थोड़ा प्रॉफिट आप वहाँ बुक करिए, बट बाकी के जो आपके होल्डिंग्स है 75% ऑफ द होल्डिंग्स को आप होल्ड करें। और क्योंकि सीमेंट का जो प्रेडिक्शन है वो अराउंड 2000 और 2100 रुपीज़ तक जाने की है, तो अभी फ़िलहाल आप उस 75% ऑफ शेयर्स को होल्ड करिए, और जब वो उस लेवल तक पहुंच जाए तब आप अपना पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आपका क्या फोरकास्ट है अबाउट इंश्योरेंस सेक्टर, आपका और कौन से स्टॉक्स आप लोग रिकमेंड करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट? वेल, इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा फ्लरिश किया नहीं, एक्सेप्ट फॉर LIC। प्रॉबली कोविड-19 की वजह से हमने ये चीज़ को ध्यान में आया हमारे कि इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। ये एक मतलब बहुत ही ज़्यादा की थिंग है फॉर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। देयर बाय इस सेक्टर में एक बहुत बड़ा डिमांड इंक्रीज़ होने वाला है। इस सेक्टर पे अगर आप कुछ कंपनीज़ पे ध्यान देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल्स। बट डेफिनेटली आपको ध्यान देना होगा कि आप इस कंपनीज़ में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी इन कंपनी में आप इन्वेस्ट करें उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हर वक्त काम नहीं करेगा। सो डेफिनेटली हर टाइम पे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बोथ काम करते हैं एक कंपनी के पीछे, और उसके क्या स्टॉक वैल्यूज़ है या कैसे वो कंपनी परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए आपको एक राइट कंपनी और एक राइट सेक्टर पे आपको चूज़ करना होगा। और जो भी हमने अभी स्टॉक्स बताया, आप उस स्टॉक्स पे आप अपना पोजीशंस बनाना शुरू कर सकते हैं अगर आपके लिए इंश्योरेंस सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो। वेल, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे।
मैं ₹20,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इन इंडियन इक्विटी मार्केट हर साल फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। क्या आप मुझे 2 अच्छे स्टॉक सजेस्ट करेंगे जो कि अच्छा रहेगा फॉर मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए? सिर्फ 2 स्टॉक में इन्वेस्ट करना हम रिकमेंड डेफिनेटली नहीं करेंगे, बिकॉज़ जो मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो के लिए और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। पोर्टफोलियो को आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा एक करेक्ट वे पे। आप शायद 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे एक ही सेम सेक्टर पे या डिफरेंट सेक्टर्स पे, आज ये सोच के कि वो सारे दोनों सेक्टर्स या दोनों स्टॉक्स में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा फंडामेंटल्स है, उसने बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ जनरेट किया है, मैनेजमेंट डिसीजन स्ट्रॉन्ग है, बोर्ड मेंबर्स एब्सोल्युटली ग्रेट है, प्रोडक्ट सूट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट यू नेवर नो उसमें से एक कंपनी में कुछ डिज़ास्टर होता है और उसके जो परफॉर्मेंस है वो इमीडिएटली डिप हो जाता है। इन दैट केस आप अपने 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट खो देंगे। सो फ्रॉम आवर एंड हम ये डेफिनेटली बोलेंगे कि आपके पोर्टफोलियो को एक करेक्ट वे पे डाइवर्सिफाई करिए, और हम आपको ये सजेस्ट करेंगे हमारे तरफ से, SD कैपिटल की तरफ से, कि आप एटलीस्ट 4 स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करें और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इक्वली उस पे इवन डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि डेफिनेटली जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो के लिए, अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए इन लॉन्ग टर्म टाइम। साथ साथ 4 स्टॉक्स हमारे तरफ से जो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं वो है HDFC बैंक, इन्फी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स। आते हैं 5th क्वेश्चन पे। फार्मा और FMCG सेक्टर्स का फ्यूचर को लेके आप लोग क्या सोचते हैं इंडियन मार्केट पे? फार्मा में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ इन लास्ट 3 to 5 years, बट कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज हुआ है। रैदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और उसके जो एसोसिएट इंडस्ट्री है उस पर भी चेंजेस हुआ है। हमको ये कोविड-19 ने हमको ये सिखाया है कि हमें अपना ध्यान सबसे पहले रखना है, बिकॉज़ अगर अंडरलाइन कोई हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो सबसे ज़्यादा वनरेबल हम हो जाते हैं इन केस ऑफ एनी न्यू डिजीज़। फॉर एग्जांपल, आप हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर के साथ शायद सर्वाइव कर ले, बट अगर कोविड जैसा एक भी कोई डिजीज़ आ जाता है उस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं। सो डेफिनेटली अभी लोग सोचेंगे कि कैसे अपने आप को अच्छा रखना है, कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है, तो डेफिनेटली एक वो चीज़ है। साथ ही साथ अगर आप वैक्सीनेशन देखेंगे, जो अभी फ़िलहाल का जो हालत है, लग रहा है कि हमें हर साल ऑलमोस्ट वैक्सीनेट करना पड़ेगा खुद को, जस्ट टू क्रिएट दैट इम्यूनिटी और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कोविड-19 जैसे डिजीज़ की वजह से। और इसकी वजह से भी एक अच्छा ग्रोथ रहेगा फार्मा इंडस्ट्री पे। साथ ही साथ जो सिचुएशन है इस जो कोविड की वजह से, जो ये वैक्सीनेशन का जो सिचुएशन है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपनी अभी जो है वो डेफिनेटली ऑलमोस्ट इस वजह से एक ग्रोथ पाथ पे है। डेफिनेटली ये जो कंपनीज़ आप जो इसमें देख सकते हैं, जो भी कंपनीज़ आप इस सेक्टर पे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो है सिप्ला, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज़। और डेफिनेटली FMCG पे बात करते हैं, ये भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट पे लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, और सब लोग अपने वेज ऑफ लिविंग थोड़ा चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो FMCG का डिमांड है वो भी बढ़ रहा है और FMCG इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से उससे कोप भी कर रहे हैं। सो कंपनीज़ अब जो देख सकते हैं FMCG पे, वो है ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, मारिको। डेफिनेटली जो FMCG और फार्मा
के जो भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है, आप अपना पोजीशंस बनाइए और इस सेक्टर्स पे आप इन्वेस्ट करिए। और डेफिनेटली जैसे भी आपने देखा, जो भी हमने स्टॉक्स यहाँ पे आप लोगों के लिए सजेस्ट किया, आप वो सजेशंस ले सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। वेल, आज का क्वेश्चन आंसर्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी टाइम है डेफिनेटली फॉर दी फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन। और आज का जो फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन है वो है SD कैपिटल की तरफ से हीरो मोटोकॉर्प्स। SD कैपिटल को लगता है कि, हमारी रिसर्च टीम को लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प्स के जो कंपनी है उसके आगे एक बहुत अच्छा बुल रन है और आगे चल के एक बहुत अच्छा ग्रोथ आपको, रिटर्न आपको दे सकता है इन लॉन्ग टर्म हीरो मोटोकॉर्प्स। अगर हीरो मोटोकॉर्प्स आपके पोर्टफोलियो को सूट कर रहा है तो प्लीज़ गो हेड एंड स्टार्ट टेकिंग पोजीशंस इन हीरो मोटोकॉर्प्स। जो भी टारगेट प्राइस, बाई प्राइस, सेल प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस है वो सिर्फ हमारे क्लाइंट्स के लिए है। बाकी अगर आपके पोर्टफोलियो में सूट हो रहा है हीरो मोटोकॉर्प्स, प्लीज़ गो हेड एंड बिल्ड योर पोजीशन। आज का सेशन यहीं तक। ख़त्म करने से पहले ये बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ अगर वैक्सीनेशन का आपका टर्न आ रहा है तो आप प्लीज़ जाइए और वैक्सीन लीजिए। और पता है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग थोड़े दिन और चलेगा, बट चलने दीजिए। अगर ऐसे प्रोटेक्शन मिलता है, सेफ्टी रहता है तो ऐसे करते हैं थोड़े दिन और। इतने दिन हो गए, थोड़े दिन और सही। और वैक्सीनेशन प्लीज़ करा लीजिए एंड मिलेंगे इन 2 weeks टाइम। तब तक प्लीज़ स्टे सेफ and take care. Thank you so much.